नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर। देहरादून में आज से विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। इस बार का आयोजन डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की थीम पर आधारित है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को पहली बार आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजन की मेजबानी मिली है। इस सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयुर्वेदिक सम्मेलन पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राज यादव और सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय प्रताप राव जी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड में होना हमारी जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विधा है, उस विधा को और मजबूती प्रदान करेगा। आज वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया योग को मान रही है। आकलन था लगभग 10,000 के करीब यहाँ प्रतिनिधि भाग लेंगे और 50 से भी अधिक देशों के लोग जो है इस पूरे सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे मंत्री आदरणीय प्रताप जी का भी मैं बहुत देवभूमि उत्तराखंड आने पर आपका भी देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ पर देहरादून में 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हजार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लोग चलेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार की कोशिशों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। 12 मासा यात्रा के तहत यात्रियों के लिए GMBN के होटलों में 25% रियायत, खाने पीने और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पर्यावरण और अन्य कारणों की आड़ में ऑल वेदर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के लिए यह जवाब है। राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली 4 धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा गुरुवार को लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद ने कहा कि आज प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सहित कई व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। सुविधाओं के अभाव में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही कर जनता को झूठे सपने दिखा रही है। प्रदेश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गिरी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हों, वो प्राइवेट संस्थाओं को क्या कहते हैं आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से उनको क्या कहते हैं उनके उद्घाटन में, उनको समारोह में प्रस्थान करें। आखिर क्या आप चाहते हैं गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाए? 3,500 से ऊपर अध्यापकों को आप हटाने के उसमें स्कूलों से अगर कहीं पर सरकारी में एकल अध्यापक है तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि वहाँ पर नए शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। जब एकल अध्यापक रहेंगे तो माँ बापों का विश्वास नहीं रह पाएगा और दूसरी ओर जाएंगे। इस तरह से मुझे लग रहा है कि निजी स्कूलों को सरकारी संरक्षण के ही माध्यम से पनपाया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को समाप्त कर गरीब के बच्चों को शिक्षा से दूर रहने का एक षड्यंत्र। उत्तराखंड में भू माफियाओं और बिल्डरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू कानून की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के काबिल अधिकारी बिल्डरों से सांठ गांठ कर उत्तराखंड को बेचने में लगे हुए हैं।
देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सुनियोजित षड्यंत्र के चलते ग्राम सभा की जमीन बिल्डर ने खरीदी। एसडीएम ने किए आदेश, बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए हरे भरे आम के बाग को किया नष्ट। विरोध करने पर इधर पुलिस ने ग्रामीणों को थाने में किया बंद और उधर रात भर कटता रहा आम का बाग। धामी सरकार में सेटिंग ऐसी कि पीआईएल वापस, केस वापस और सीएम पोर्टल खामोश। बेच खाई माफियाओं ने सरकारी जमीन और सीएम धामी कहें कि भू कानून ला रहे हैं। सुनियोजित षड्यंत्र के चलते ग्राम सभा की जमीन बिल्डर के पास, आम का बाग भी किया नष्ट। एसडीएम की कार्यप्रणाली शक के दायरे में। इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये जमीन लगभग 1 वर्ष पहले बहादुराबाद ग्राम सभा की जमीन हुआ करती थी, जो कि आज हरिद्वार के प्रसिद्ध बिल्डर के नाम पर दर्ज हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये भूमि आपको नजर आ रही है, यहाँ पर एक हरा भरा बाग हुआ करता था, जिसमें आम के वृक्षों के साथ साथ अन्य प्रजातियों के वृक्ष भी लगे हुए थे। लेकिन एक बिल्डर को उसके आवासीय प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए इस बाग को काट दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या। सबसे पहले इस ग्राम सभा की भूमि को एक अन्य महिला की भूमि के साथ विनिमय किया जाता है, जो कि धारा 161 के तहत किया जाता है। उसके बाद इस भूमि को उस महिला से उस बिल्डर के नाम पर बेच दिया जाता है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस बाग में लगभग 60 से अधिक आम के पेड़ों पर आरी चला दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डर के आवासीय प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने की नियत से। अब इस बात से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार में भ्रष्टाचार किस तरीके से अपनी चरम पर है। मामले के अनुसार अभिषेक त्यागी नाम का एक बिल्डर ग्राम सभा की जमीन पर अपनी कॉलोनी का सेकंड फेज का निर्माण करना चाहता था, जो कि उसकी डेवलप की गई पॉस कॉलोनी के ठीक पीछे थी। हरिद्वार के बहादुराबाद ग्राम सभा की खसरा संख्या 325/2, जिसमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मौजूद थी, जिसे बिल्डर को बेचने के लिए हरिद्वार प्रशासन और बहादुराबाद के ग्राम प्रधान ने मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसमें प्रवेश कुमारी नाम की एक महिला को उसकी जमीन से ग्राम सभा की जमीन का विनिमय करवा दिया। और ये सब ग्राम प्रधान के आवेदन और एसडीएम के आदेश से हुआ। जिस जमीन को प्रवेश कुमारी से विनिमय करवाया गया, उस जमीन पर 60 से ज्यादा आम के और अन्य प्रजातियों के पेड़ों का बाग मौजूद था। लेकिन जब प्रवेश कुमारी ने विनिमय से ली गई जमीन 1 साल के अंदर बिल्डर अभिषेक त्यागी को बेच दी, तब स्थानीयों ने ग्राम सभा की जमीन और उस पर स्थित आम के बाग को बचाने के लिए कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करते हुए कई प्रेस वार्ता भी की। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने बिल्डर पर कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों को ही थाने ले जाकर पूरी रात बंद कर दिया। इधर बिल्डर ने ग्राम सभा की जमीन से पूरे बाग को ही काट दिया। हरिद्वार के एसडीएम अजयवीर सिंह के द्वारा 28 मार्च 2023 को दिए गए आदेश के अनुसार 6 फरवरी 2023 को ग्राम प्रधान नीरज सिंह बहादुराबाद के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा के खसरा संख्या 325/2 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन को सामाजिक फायदे के लिए प्रवेश कुमारी की जमीन से एक्सचेंज किया गया। और फिर प्रवेश कुमारी के नाम ग्राम सभा की जमीन दर्ज हो जाने के बाद बिल्डर अभिषेक त्यागी ने यह जमीन प्रवेश कुमारी से खरीद ली और जमीन पर स्थित बाग, जिसमें 60 से अधिक आम के पेड़ और अन्य हरे भरे पेड़ लगे थे, उन्हें नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि ये सब खेल जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत बहादुराबाद की मिलीभगत से खेला गया। उत्तराखंड में लगातार भूमाफियाओं और बिल्डरों के हौसले दिनों दिन ही बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ धामी सरकार भू कानून की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक अधिकारी बिल्डरों की मदद से उत्तराखंड को बेचने में लगे हुए हैं। हरिद्वार का एक निजी बिल्डर ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ग्राम सभा बहादुराबाद की 1 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन को बड़ी ही चालाकी के साथ सरकारी दस्तावेजों में विनिमय के जरिए अन्य युवती के नाम और फिर अन्य युवती से अपने नाम दर्ज करवा लेता है। यही जमीन पर स्थित बाग, जिसमें 60 से अधिक आम के पेड़ और 20 से ज्यादा अन्य प्रजातियों के हरे पेड़ों को एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काट दिया जाता है और हरिद्वार प्रशासन समेत तमाम नेता मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। अब ऐसे में देखना खास होगा कि उत्तराखंड पुत्र
पुष्कर सिंह धामी क्या उत्तराखंड भूमि को वापस ग्राम सभा में दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाते हैं या फिर ग्राम सभा की भूमि को बेचने में भ्रष्टाचारियों की मदद करते हैं? वहीं चमोली के गोपेश्वर मुख्यालय में सड़क की मांग को लेकर डूमक गांव के ग्रामीण पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब गांव की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। महिलाओं ने कहा है कि राज्य बने हुए 24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मूलभूत आवश्यकता के लिए सरकार की ओर देखना पड़ रहा है। उनके पक्ष में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही। पिछले 17 सालों से लगातार पत्राचार और आंदोलन के माध्यम से वे सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क उनके गांव तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। ग्राम डुमक से मैं मेला मंगल दल की अध्यक्ष। हमारे धरने के यहाँ पे 22 दिन हो चुके हैं, अभी भी शासन प्रशासन की कोई सूचना नहीं है। हम अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मेरा नाम बबीता भंडारी, मैं ग्राम डुमक से, और हम कई वर्षों से बिना सड़क के यहाँ पर रोज आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। और आज भी हम 22 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, फिर भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं प्रदेश भर के सभी जिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ओटी टेक्नीशियन और सफाई कर्मियों के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि ये काम प्राचार्यों को दिया गया है ताकि शासन की तरफ से कोई भी दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर अस्पताल में 4 से 5 मरीजों के लिए एक वार्ड बॉय तैनात किए जा रहे हैं। वहीं 10 मरीजों के लिए एक आयुष्मान मित्र भी तैनात किया जा रहा है, जो कि मरीज की पूरी सहायता करेगा। विभाग में 100% हमने आशाएं दे दी हैं, 100% एनम दे दी हैं, 100% अब हमने लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं, 100% अब नर्सिंग स्टाफ दे दिया है, और अभी डॉक्टर्स जो है लगभग 80% हो गए हैं। 20% जो बैकलॉग है वो भी हमने विज्ञापन जारी कर दिया है 288 पदों का। अब कई जगह डिमांड ये थी कि भाई हमको ओटी टेक्नीशियन चाहिए, हमको जो है जो सफाई के लिए जो है कार्मिक चाहिए। तो अब हमने इसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी और मेडिकल कॉलेजों को भी आउटसोर्स एजेंसी बनाने के लिए कह दिया है कि वो आउटसोर्स से जो है नियमानुसार जितने उनको पद चाहिए, कहीं 300 चाहिए, कहीं 250 चाहिए, कहीं 500 चाहिए, तो हमने उनको बोल दिया है। स्वास्थ्य धामी कैबिनेट में राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरे कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और रात मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है और काफ़ी बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियां थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग ने प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी है। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। ठंडी हवाओं के थपेड़े इतने सख्त हैं कि लोग अब घरों के अंदर ही रहकर इस सर्दी से जूझने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है,
जिससे कि ठंड की चुभन और भी तेज हो सकती है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर इस सर्दी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। शुरू हो गए हैं तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है, और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। वही हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। दल्लावाला पहुंचकर उन्होंने सिंघाड़ा फसल उत्पादन और प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समूह को हर संभव मदद दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि समूह को प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि संचालन में किसी भी तरह की दिक्कत न आए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को सिंघाड़े की फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अच्छे दाम मिलें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। और बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है, और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है, सही दाम मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं। रुड़की के बोट क्लब स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों ने आरोप लगाया कि ऊर्जा निगम के अधिकारी चेकिंग के नाम पर किसानों का शोषण कर रहे हैं। 2 दिन पहले मंगलौर क्षेत्र में 110 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई थी, और इस मामले में किसानों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं एससी अमित कुमार के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन अब खत्म किया है। जो हमारे साथ बदले की भावना तो जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ से छापे के नाम पर लूट करी जा रही है किसान की और मजदूर की। उसके यहाँ से छापे के नाम पर जाते हैं और 2 मीटर का 4 मीटर का टुकड़ा केबल का उठाते हैं और 2-2 लाख 3-3 लाख उसे जुर्माने में तब्दील करके दिखा देते हैं। कोई इसकी वीडियो नहीं होती, कोई फोटोज नहीं होते, और उसे ठाकर आगे नोटिस थमा दिया जाता है कि आप इतना पैसा जमा करोगे। उसे ये उस पर हीटर भी दर्शा देते हैं, AC भी दर्शा देते हैं, उस पर अन्य यंत्र जितने भी बिजली का सब लिख दें बैठ कर, मौके पर मिलो ना मिलो सड़क पर बैठ कर अपनी चेकिंग रिपोर्ट भरते हैं। कुछ लोड फोड ज्यादा भरे गए हैं, तो उनको आश्वासन दिया है कि अगली बार से जो भी है तो वीडियोग्राफी वगैरह सही करवाई जाएगी और जो लोड है एक्चुअली वही भरा जाए। दूसरा ये RC वगैरह का रिकवरी की बात कर रहे थे, उस पर गरीब आदमी है तो सेटलमेंट मैंने कहा एक्शन के पास आप बैठे अपनी बातों को रखें और जिस हिसाब से आप पे पैसा हो रहा है उस हिसाब से एक्शन देखिएगा। किस्तें करने का तो RC की किस्तें हो जाएगी। तीसरी चीज ये है कि कहा गया कि मीटर रीडिंग वगैरह में थोड़ा गड़बड़ करते हैं, तो इसके लिए हर जेई को एक दिन अपने गांव में जाना है, जितने भी उसके पास 10-12 गांव हैं उनके पास जाएगा और वहां बैठ के रीडिंग चेक करेगा।
अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में मुख्य परीक्षाओं के दौरान नकल का मामला सामने आया। परीक्षा के लिए गठित जांच टीम ने 8 छात्र छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा और उन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया गया है। पकड़े गए छात्रों में बीए प्रथम सेमेस्टर के 4, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के 3 और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक छात्र शामिल है। परिसर निदेशक प्रोफेसर पीएस बिष्ट ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया गया है। 2 पालियों में जो है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की परीक्षाएं परिसर में चल रही हैं और उसमें अभी तक जो है दोनों पालियों में कुल मिला के 8 परीक्षार्थी जो है नकल करते हुए पकड़े गए हैं और परिसर ने अब अपना जो है नकल विहीन परीक्षा काल के लिए पूर्ण अपना जोर लगा रखा है और जो हमारे आंतरिक उड़नदस्ते हैं वो बच्चों की सघन तलाशी हर पाली में ले रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में अवैध नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने यूपी के 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में अफीम भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक एएनटीएफ टीम के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को पीछा करके दबोच चुकी है। एसएसपी निहारिका तोमर ने बताया कि बरामद अफीम 2 किलो 23 ग्राम है और दोनों तस्कर लंबे समय से नशे का एक कारोबार कर रहे हैं। कल रात्रि को 11 तारीख को एएनटीएफ की टीम द्वारा ग्राम खवरिया कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से 2 किलो अवैध अफीम बरामद की गई है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम अरविंद सक्सेना और विवेक सक्सेना है। ये दोनों ही बरेली के निवासी हैं और इनको अधिक पूछताछ के लिए कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के मांडूवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच एक मुठभेड़ हो गई और उस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिससे कि इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाश के पास से एक बाइक, देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं एसपी ने घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायल बदमाश के बारे में भी जानकारी ली गई है। इधर उधम सिंह नगर के पंतनगर से सड़क हादसे की घटना सामने आई है। संजय वैन के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच एक भिड़ंत हो गई और इस हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। राहगीरों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जब डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है और गंभीर रूप से 4 लोगों को रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण ये घटना हुई है, जिसमें 6 लोग थे कार में, जो कि मृत्यु हो गई है और बाकी 4 उनकी स्थिति थोड़ा ठीक है और उनका उपचार चल रहा है। कारण अगर सोचें तो शायद ये ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टकरा के गिरकर शायद वो देख ना पाए। ये रिफ्लेक्टर और इनके बारे में हमने काफ़ी पहले भी जागरूकता अभियान भी चलाया है। यही है, खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली और बड़े ट्रकों से अभी लोगों के ट्रांसपोर्टर से कि अपने रिफ्लेक्टर और पीछे साइन लगाएं ताकि ऐसी घटनाएं कम। लोहाघाट नगर के आंगनबाड़ी केंद्र से एक 3 साल का बच्चा तनुज भटक कर स्टेशन बाजार पहुंच गया। बच्चे को रोहतक के यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम महारा ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया और किसी तरह बच्चे को चुप कराया। पुलिस वाहन के जरिए मुनादी की गई, जिसके बाद बच्चे की मां भागती हुई कांस्टेबल हेम मेहरा के पास पहुंची। कांस्टेबल ने बच्चे को सुरक्षित मां को सौंप दिया। बच्चे की मां ने बताया कि वह बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र छोड़कर आई थी और इसके बाद वह वापस लौटी तो बच्चा भी चुपचाप उनके पीछे पीछे आ गया, जिस वजह से वह भटक गया। गनीमत रही इस दौरान छोटे बच्चे के साथ कोई भी घटना नहीं हुई। स्कूल में गया था, स्कूल में पहुंचाया था वहाँ पे आंगनबाड़ी में। उसके बाद मैं कमरे में चली गई थी। अभी 1 बजे लेने आए तो वहाँ था ही नहीं। रोता हुआ आ रहा था तो फिर इससे पूछा गया तो ये नाम नहीं बता रहा था। फिर इसको थोड़ा बिस्कुट खिलाए और या टॉफी खिलाई तो इसके बाद इसने फिर अपना नाम तनुज बताया और 12 कोट का रहने वाला हूँ बताया और बाकी कुछ नहीं बता पा रहा था ये। फिर उसके बाद मेरे द्वारा जो है इसको शहर में जो है मोटरसाइकिल से भी घुमाया गया। जब उससे फिर कुछ पता नहीं चला तो उसके बाद मैंने थाने की गाड़ी की हेल्प ली और उससे जो है फिर अलाउंस करने के बाद ही तब ये किया। तो उसके बाद फिर फ़ोन आया कि बच्चा इनका है करके, तो माँ को जो है सुरक्षित सौंप दिया गया है। देहरादून में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम समीर बंसल शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने के लिए
निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए डीएम बंसल ने कहा कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शहर में पार्किंग के लिए नई जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को तेजी से काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MV एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगिल रोड की तरफ टर्न है। व्यापार सभा ने पौड़ी महोत्सव का एक आयोजन किया है और इसका उद्देश्य शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन की सराहना की है। लोक गायिका प्रियंका मेहर ने पौड़ी की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इस शहर में आकर कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर छिपी हुई कला को सोशल मीडिया के सही उपयोग से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ऑडियंस होगी और मैं पहली बार मैंने पौड़ी में परफॉर्म किया है। मुझे बहुत मज़ा आया और आई होप आप लोगों को सबको मज़ा आया होगा पौड़ी के लोगों को। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे लगेंगे और यंग जनरेशन के लिए भी है और थोड़े ओल्ड लोगों के लिए भी है, सबके लिए। तो आई होप सब बढ़िया होगा। मैं वही गाना गाऊंगी जिसकी फरमाइश बार बार हो रही थी। कांसे के थाई मबल चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का। अल्मोड़ा जिले में लो वोल्टेज की समस्या से राहत दिलाने के लिए विद्युत विभाग ने नई पहल की है। विद्युत विभाग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और नए ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू करेगा। इस योजना के तहत 17 ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा और 11 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि हवालबाग, लमगड़ा और शहरी क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ की लागत से ये काम किया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के मुताबिक इस परियोजना से करीब 600 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ जाता है क्योंकि हीटिंग लोड आ जाता है। लोग जनता हीटर और गीजर का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ट्रांसफार्मर पे अतिरिक्त लोड आ जाता है। इसको हम इसको काउंटर करने के लिए हम अपने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हैं, लाइनों की क्षमता बढ़ाते हैं और कुछ जगह आवश्यकता पड़ने पर नए ट्रांसफार्मर भी स्थापित करते हैं। तो अभी हमारे टेंडर सारे हो गए हैं। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।